एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड आज हम लोग पढ़ेंगे। और एरोमेटिक कंपाउंड्स जितने भी होते हैं, हर एक कंपाउंड में अगर हम लोगों को उसका सल्फोनिक फॉर्म या सल्फोनिक प्रोडक्ट चाहिए तो हम लोगों के पास में एक ही रिएक्शन होती है जिसके थ्रू हम लोग ये करते हैं। उस रिएक्शन को बोलते हैं क्या? सल्फोनेशन। ठीक है। और सल्फोनेशन किसके साथ कराते हैं हम लोग? H2SO4 के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फोनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है। तो अब ये सल्फोनेशन जब भी रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पर ये तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होती है और इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट होता है सल्फोनेशन में, वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है SO3H पॉजिटिव। सल्फोनेशन में जो भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है SO3H। तो किसी भी कंपाउंड के साथ में अगर हम लोग सल्फोनेशन रिएक्शन देते हैं तो वहाँ पर क्या होगा? जो इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा जाके वो SO3H ऐड होगा जाके। ठीक है। इसी को हम लोग सल्फोनिक आयन भी बोल सकते हैं। तो इसी को हम लोगों को ऐड करना है। अब ये कैसे फॉर्म होता है मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि जो भी गेस्ट होता है वो गेस्ट आने के लिए कौन डिसाइड करता है कि वो कहाँ रहेगा? उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं वो कहाँ रहेंगे। ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है? OH लगा हुआ है। तो फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूँ तो इस तरीके से हम लोगों ने माना था X और Y। X यहाँ पर ऑक्सीजन को लेट किया है और Y लेट किया है हाइड्रोजन को। ठीक। तो X की ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है किससे? हाइड्रोजन से। तो ये कंपाउंड हमारा होगा ऑर्थो और पैरा। तो जो भी हम लोगों ने यहाँ मैंने अभी बताया आपको कि SO3H जो इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ ऐड होगा जाके? कि दिस इलेक्ट्रोफाइल आर अटैच्ड विथ ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन, इन्हीं दोनों पोजीशन पर लगेगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो थी वो Y से ज़्यादा है इसलिए। ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, देन द इलेक्ट्रोफाइल इज अटैच्ड विथ ऑर्थो पोजीशन या अटैच्ड एट ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में SO3H जो होगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जो भी रिएक्शन होती है आप इतना याद रखो, जैसे SO3H का आप स्ट्रक्चर बनाओगे, एक मिनट पहले यहाँ से इरेज करूँ। ठीक। अब देखो आप SO3H का अगर एक स्ट्रक्चर बनाएं तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है S डबल बॉन्ड O और इसके साथ में एक लगा होता है OH। ठीक। इस तरीके से SO3H है ये। ठीक। अब जो भी हमारे पास में यहाँ पर अगर सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड में आप एक OH को और ऐड कर देते हैं इस तरीके से। ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है H2SO4। ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर सिंपल सी अगर रिएक्शन समझे तो इस तरीके से देखो, यहाँ से आपने क्या किया, एक H को, बेंजीन में सारे H होते हैं, यहाँ से H निकाल लिया आपने। यहाँ से देखिए सल्फ्यूरिक एसिड के स्ट्रक्चर से आपको क्या निकलता दिखाई देगा? H2O। जब H2O यहाँ से रिमूव हो गया तो ये जो पार्ट हमारे पास में बचा वो पार्ट कौन सा है? अब जितना रिमेनिंग पार्ट देखिए, एक आपका सल्फर है और ऑक्सीजन कितने हैं? 1 2 और 3। तो SO3 हो गया और एक आपका H SO3H। तो जहाँ से आपने हाइड्रोजन निकाला था कंपाउंड से, वहाँ पर क्या ऐड कर देंगे आप? SO3H को ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास सल्फोनेशन प्रोसेस होता है। ये तो मैंने आपको एक नॉर्मल वे बता दिया कैसे आप रिएक्शन को समझोगे। अभी इसकी मैकेनिज्म भी पढ़नी है हम लोगों को कि सल्फोनेशन की मैकेनिज्म होती क्या है, कैसे हम लोग इसको करते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन में, एक मिनट फोन आया, तो फर्स्ट रिएक्शन में हम लोगों को बस यही सल्फोनेशन देखना है। और सल्फोनेशन के लिए आप इतना बस याद रखो कि जहाँ पर भी सल्फोनेशन होगा हमको वहाँ क्या ऐड करना होता है? SO3H ऐड करना होता है। ठीक है। और ये कौन डिसाइड करेगा कहाँ पर ऐड होगा? वो ये ग्रुप डिसाइड करते हैं कि ऑर्थो पैरा जाएगा या मेटा जाएगा। तो SO3H था वो डायरेक्ट ऐड हो गया जाके, देखिए आपके ऑर्थो पोजीशन में जाकर ऐड हो गया। तो ऑर्थो पोजीशन में ऐड होगा तो नेम क्या होगा इसका? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये इसका नेम हो गया। अब नीचे देखिए सिमिलरली बिल्कुल सेम इसी तरीके से रिएक्शन प्रोसीड कराई गई है बेंजीन के साथ में। तो ये हमारे पास में बेंजीन है। ठीक है। नेक्स्ट ये हमारे पास में बेंजीन है। सेम वही प्रोसेस H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से आपका H रिमूव होगा
और H2SO4 से OH निकल जाएगा तो H2O तो आपका रिमूव हो गया। अब इस जहाँ से आप H रिमूव करोगे वहीं पर आप क्या ऐड करोगे, SO3H को, वहीं पर आपने देखिए SO3H को ऐड कर दिया, तो नाम इसका बना बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक, अब करते हैं इसकी मैकेनिज्म कि ये मैकेनिज्म कैसे होती है। तो मैं कोई भी मैकेनिज्म करने से पहले मैंने आपको प्रीवियस ईयर भी मैंने बताया था कि रिएक्शन को प्रोसीड करने का तरीका क्या होता है, कैसे आप रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। तो देखिए क्या तरीका होता है रिएक्शन को प्रोसीड करने का। जो स्टूडेंट मेरे से पहले पढ़े हुए हैं उन सबको पता होगा, जो नहीं भी पढ़े हुए हैं उनको भी वो भी देख ले क्या होता है। तो जो पढ़े होंगे वो भी कब भूल गए हों, क्यों? OH नेगेटिव, माइनस चार्ज और लोन पेयर, इन तीनों का जो फंक्शन होता है, कोई भी मैकेनिज्म यहीं से स्टार्ट होती है। इन तीनों का फंक्शन होता है H प्लस यानी प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक, चला गया, एक मिनट। प्रोटॉन एक्सेप्टर होंगे यानी H प्लस, और दूसरा फंक्शन इसका होता है इनका कि अटैक ऑन पॉजिटिव सेंटर, ये काम होता है। आपको OH माइनस कहीं दिखाई दे या माइनस दिखाई दे या लोन पेयर दिखाई दे कहीं, तो इनका फंक्शन क्या होता है, एक मिनट। ठीक, तो OH माइनस कहीं आपको दिखाई दे या नेगेटिव कहीं दिखाई दे या लोन पेयर, तो इनका फंक्शन आप याद रखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, जिसके थ्रू आपको ये हमेशा कभी भी मैकेनिज्म आप सेकेंड ईयर की पढ़ें या फिर थर्ड ईयर में अभी एक दो मैकेनिज्म आएंगी तो वहाँ पर भी सेम यही फंक्शन होता है। ये स्टार्टिंग स्टेप होता है मैकेनिज्म का कि हाउ टू स्टार्ट अ मैकेनिज्म, तो स्टार्ट मैकेनिज्म यहीं से होती है, इन्हीं 3 पॉइंट से, कोई भी मैकेनिज्म हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है सल्फोनेशन की। हालांकि हम लोगों ने ये प्रीवियस ईयर पढ़ा हुआ था, लेकिन चलिए देख लेते हैं फिर से एक बार। रिएक्शन हम लोग H2SO4 के साथ कराते हैं, तो देखिए आपने H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए, ये आपके 2 मॉलिक्यूल्स हैं। स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बना के दिखाया था, H2SO4 का स्ट्रक्चर क्या होता है एक बार फिर से देख लो। ये सल्फर होता है हमारे पास में, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर OH है, OH है और यहाँ पर OH है, इस तरीके से। अच्छा, कोई मेरे को बता सकता है सल्फर की वैलेंसी कितनी कितनी होती है? सल्फर की वैलेंसी कितनी कितनी होती है? 2+। 2+ नहीं होती है। नहीं 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 सर, माइनस में होती है। अरे ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पूछ रहा मैं, वैलेंसी पूछ रहा हूँ। अच्छा, वैलेंसी कितनी होगी वैलेंसी सल्फर की? एनीवन? चलो देख लेते हैं। 2। ना 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 देखो, चलो अच्छा देखो, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16। और इसका अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करें तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2, माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो, 2p6, उसके बाद में 3s2 3p, कितना हो गया? 4। ठीक है, और इसके बाद आपने लिख दिया 3d0। ठीक, इसका जो आउटर ऑर्बिट है यही वाला ऑर्बिट हुआ इस तरीके से। आप देखिए सबसे पहले आप 3s बनाओगे, इसको मैं इरेज कर दूँ। ठीक, इस तरीके से आप जैसे बनाओगे यहाँ पर, तो एक ऑर्बिट आपने बनाया 3s का, दूसरा बनाया आप लोगों ने 3p का, और तीसरा आप बनाएंगे 3d का। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। s में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। p में कितने थे? 4। तो आपने 1 2 3 और 4
4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इस टाइम पर कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? 2। जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही हमारी वैलेंसी शो करते हैं। तो इसका अभी अगर इस प्रोसीजर पर इसको हम लोग बात करें कि नंबर ऑफ वैलेंसी इसकी कितनी होगी, तो ऊपर मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ वैलेंसी ग्राउंड स्टेट पर कितनी है? 2। अब क्या करो, इसको एक्साइटेड स्टेट पे ले जाओ। तो एक्साइटेड ले जाओगे तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर आगे पहुँच जाएगा, यानी कि यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँच गया, ठीक, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए देखो जरा? 4 एक्साइटेड स्टेट में। तो अब वैलेंसी कितनी होगी इसकी? 4 हो गई। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे कि आपका ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये भी यहाँ पहुँच जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पहुँच जाएगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में। तो जब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पहुँच गया तो देखो क्या होगा, कितने हो जाएंगे आगे? यहाँ पर हो गए, अब गिनो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? टोटल 6। तो इसकी कितनी वैलेंसी हो गई? 6। तो जो सल्फर होता है उसकी वैलेंसी वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। इसकी वैलेंसी 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। 2, 4, 6 दोनों, तीनों हो सकती है। ठीक, आपको मैं सेटिस्फाई करके भी दिखा देता हूँ कब किसकी वैलेंसी कितनी होती थी। इसको मैं इरेज कर दूँ, पहले ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। देखो जरा, 2, 4, 6 होती है इसकी और सल्फर की वैलेंसी। ठीक है, ग्राउंड स्टेट पर 2 होती है, एक्साइटेड स्टेट पर 4 और 6 होती है। ठीक, देखो अगर वैलेंसी 2 है तो 2 वैलेंसी का सबसे अच्छा एग्जांपल H2S। एक सल्फर है, सल्फर अपने साथ कितने हाइड्रोजन को अटैच करके रखा है? 2। तो 2 जितने बॉन्ड बना था वही उसकी वैलेंसी 2 वैलेंसी हो गई। ठीक है। SO2 की बात करो, सल्फर डाइऑक्साइड इसको कहते हैं। SO2 का स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, वैलेंसी कितनी यहाँ पर इसकी है? 4। डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। ठीक है। और इसके बाद में अगर हम लोग बात करें, अभी H2SO4 को देखा था, तो यहाँ देखो इधर, यही देख लो H2SO4 को। H2SO4 कितने बॉन्ड बना रखा है देखो, आप चेक कर लो। देखो एक ये बॉन्ड है आपका, 2 ये है, तो टोटल 3, 3 1 4 और 4 2 6। तो टोटल कितनी वैलेंसी होगी इसकी? 6। ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट पे वैलेंसी 2 होती है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे वैलेंसी हो जाती है 4 और सेकंड एक्साइटेड स्टेट पर हो जाती है वैलेंसी 6। ठीक है। किसी को कोई डाउट इसमें, ये बताओ दो फटाक से, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलो मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं अपनी, बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। तो मैकेनिज्म में देखो क्या हुआ कि मैंने आपको सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, स्ट्रक्चर आपने देख लिया। ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं? लोन पेयर। ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट एसिड का एग्जाम्पल, और ये 2 एसिड हम लोग लेके चल रहे, दोनों H2SO4 हैं। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि लोन पेयर का फंक्शन क्या होता है? H आयन को एक्सेप्ट करना। अब सेकेंडरी वाला जो है वो भी हमारा एसिड है, ये जो सेकंड वाला है ये भी हमारा एसिड है, और एसिड हमको क्या दे सकता है? H+ दे सकता है। तो देखिए आप यहाँ से आपने क्या किया, ये वाला बॉन्ड को इस तरफ ब्रेक कर दिया। इस तरफ जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो मैकेनिज्म का जो फंक्शन होता है वो इस तरीके से होता है। देखो मैकेनिज्म बहुत इजी होती है, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। बॉन्ड को अगर इस तरीके से ब्रेक किया जाता है तो जिधर ये हेड होता है, इसका एरो बना होता है, उधर होता है माइनस, और जो इधर इसकी टेल होती है उधर होता है प्लस। तो बॉन्ड जब इस तरीके से ब्रेक हुआ तो देखिए ऑक्सीजन पे आ जाएगा क्या? नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अब हाइड्रोजन पे जब पॉजिटिव आया तो ये क्या बन गया? H+ बन गया। और H+ बनने के बाद में हमने अभी क्या देखा था कि लोन पेयर जो होता है, देखिए ऊपर लिखा हुआ है, लोन पेयर जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है? H आयन एक्सेप्ट करना। तो बगल में रखा हुआ जो लोन पेयर है वो इस H आयन को ले लेगा। तो जब ये H आयन को ले लेगा तो ये OH था और H को ले लिया तो ये क्या बन जाएगा? OH2 पॉजिटिव। देखिए ये बन गया हमारा OH2 पॉजिटिव। ठीक। और इस वाले ऑक्सीजन पे क्या आया होगा? नेगेटिव। ये जो ऑक्सीजन है इस पे आया होगा नेगेटिव। जब इस पे नेगेटिव आया तो क्या क्या बचा है यहाँ पर? देखिए आपका एक H है, ऑक्सीजन कितने? 1 2 3 4 और एक S है, तो HSO4 बना, उस पर -चार्ज आ गया, इसको अलग कर लिया।
अब जितने भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए। कौन कौन से इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होते हैं हमारे? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, ये सारे निगेटिव होते हैं। तो इनके पास क्या पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, ऑक्सीजन के पास देखिए पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए क्या करेंगे, सल्फर और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है किसकी? ऑक्सीजन की। इस बॉन्ड इस तरफ आप ब्रेक कर देंगे। फिर से देखिए बॉन्ड इस तरफ ब्रेक हुआ तो ऑक्सीजन पे आएगा माइनस, तो सल्फर पे क्या आ जाएगा? प्लस। जिधर एरो जाता है उधर माइनस। तो ऑक्सीजन के पास पहले से ही प्लस था और एक माइनस पहुंच गया तो प्लस माइनस मिलकर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से H2O निकल गया आपका। लेकिन जाते जाते सल्फर को प्लस चार्ज देगा तो प्लस चार्ज पे देखिए यहाँ पर आ गया। क्या बचा यहाँ पर? OH, S, डबल बॉन्ड और प्लस चार्ज, और इसी को हम लोग इसमें SO3H पॉजिटिव। देखिए एक S है, ऑक्सीजन लगे आपके पास 3 और एक H है तो SO3H पॉजिटिव। यही हमारा क्या बना? इलेक्ट्रोफाइल। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। अब यहाँ तक बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम? जल्दी से बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं है तो हम ही प्रॉब्लम दे रहे हैं थोड़ी सी। ठीक है, देखो जरा, एक ऑक्सीजन, एक मिनट ज़्यादा साइड में क्या, देखिए आपका मैंने लिखा ऑक्सीजन और दूसरा लिखा क्लोरीन। ठीक, आपको ये बताना है इसमें इन दोनों में ही विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। लिख लो आराम से, अभी नहीं बताना है, अब पढ़ के आराम से जहां से मिल जाए वहां से बताना, ग्रुप पर भेज देना। सर क्वेश्चन फिर से बोल दीजिए। विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। सर ऑक्सीजन। कहते रहे पढ़ लेना आराम से, विथ रीजन मेरे को बताना, ठीक है? कहीं से भी पढ़ो, मेरे को आंसर चाहिए इसका। विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ऑक्सीजन और क्लोरीन। क्लोरीन होगा। अभी मेरे को आंसर नहीं चाहिए, पढ़ लेना आराम से तब बताना। तो देखिए ये सल्फोनेशन का फर्स्ट स्टेप था, ठीक है? और फर्स्ट स्टेप में आपने क्या देखा कि आपने फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया, ठीक है? बहुत इजी सा है, बस मैंने जो आपको पॉइंट्स बताया तो वो याद रखिएगा कि लोन पेयर, माइनस चार्ज और OH माइनस का फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है। ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं या तो पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करते हैं। तो एक सल्फ्यूरिक एसिड का जो ऑक्सीजन का लोन पेयर था दूसरे सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले रहा है तो वो OH2 पॉजिटिव हो गया। यहाँ से OH2 पॉजिटिव जब निकलेगा तो सल्फर को पॉजिटिव चार्ज दे जाएगा, तो सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आने के बाद में ये हमारा बनेगा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल्स आर दोज रीजन इन विच सेंट्रल एटम बियर्स पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल्स उनको कहते हैं जिनमें जो सेंट्रल एटम जो होता है, जिसको केंद्रीय परमाणु कहते हैं, उसके पास क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो फर्स्ट स्टेप हमारा देखिए क्या था? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहले स्टेप में हम लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया। अब इस इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग ऐड करेंगे अदर सब्सटेंस पे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना है। अब देखिए बॉन्ड किस तरह ब्रेक हो रहा है? इस वाले पॉइंट पर, जिधर एरो जा रहा है उधर क्या होगा? माइनस। तो इस वाले पे क्या आना चाहिए? उसके अपोजिट साइड में क्या होना चाहिए? प्लस। तो देखिए यहाँ पर माइनस है, तो जैसे यहाँ पर माइनस आया तो माइनस का काम क्या होगा? पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करना। तो माइनस आ गया, पॉजिटिव सेंटर आपको क्या दिखा? SO3H। तो ये SO3H जो था इसी यहाँ पर आके ऐड हो गया, ठीक? और आप लोगों को याद होगा, मैं पिछले साल ही बताता चला था, जहाँ ये ग्रुप ऐड होता है वहीं से निकलता है H, जो कि अपनी कुर्बानी देगा। क्यों? क्योंकि बेंजीन रिंग में 3 बॉन्ड होते थे, हम लोगों ने एक बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो बॉन्ड तो बचे 2, और 2 बॉन्ड जो होते हैं रिंग के अंदर वो क्या होते हैं? अनस्टेबल होंगे। तो इसको स्टेबल करने के लिए हाइड्रोजन अपनी कुर्बानी देगा, तो वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जो थे वो किसको दे जाएगा? इस पॉजिटिव चार्ज को दे जाएगा। तो प्लस माइनस की वजह से यहाँ क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड, और H प्लस यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और ये हमारा बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब यहाँ तक बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मैं रुकूँ
या इसकी जो भी पूछना पूछ लो, फिर नहीं तो आगे बढ़ो। बोलो जल्दी से, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बस क्या रहता है कि देखो हम लोगों को पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया, और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के बाद में फिर हम लोगों को उसको रिंग में अटैच करना है, और रिंग में अटैच करने के लिए क्या होगा, ठीक है, रिंग में जो ऐड करना होगा तो आप बॉन्ड ब्रेक करो। ब्रेक करने के बाद जहाँ माइनस है, जब मैंने आपको बताया कि बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो जैसे इस तरीके से आपने एरो बनाया तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ क्या होगा प्लस। तो आपने बॉन्ड ब्रेक किया, देखिए इस वाले कार्बन की तरफ, तो यहाँ पर आ गया आपका माइनस, तो उसके अपोजिट साइड में क्या होगा प्लस। अब ये माइनस वाला क्या करेगा, ऐड करेगा पॉजिटिव सेंटर को, तो पॉजिटिव सेंटर आपका इलेक्ट्रोफाइल रखा था SO3H, तो इसने ऐड कर लिया यहाँ पर। अब क्या होता है कि बेंजीन रिंग जो होती है, अगर उसके पास में एक बॉन्ड अगर हट गया तो वो क्या हो जाता है, रिमूव कर दिया अगर आपने या ब्रेक कर दिया तो क्या होगा, वो अनस्टेबल हो जाता है। उसको स्टेबिलिटी पाने के लिए फिर से क्या होता है, जो जहाँ पर आप ग्रुप अटैच करोगे वहीं से H आपका रिमूव हो जाएगा और बेंजीन रिंग की स्टेबिलिटी उसको फिर से मिल जाएगी, तो H+ यहाँ से निकल जाता है। चलिए फिर आगे देखते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा ये चीज़। बाकी अगर प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लेना, डिस्कस कर लेना बाद में, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो अभी तक हम लोग सल्फोनिक एसिड पढ़ रहे थे उसकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पहला हमारा है सॉल्ट फॉर्मेशन। पहली चीज़ मैं आपको एक और यहाँ बता दूँ, देखिए कि सल्फोनिक एसिड जब आप पढ़ेंगे तो रिएक्शन होती कहाँ है। ये सल्फोनिक एसिड होता है आपका, डबल बॉन्ड O, यहाँ आपका लगा होगा OH और यहाँ लगा होगा डबल बॉन्ड O, इस तरीके से। तो जो भी रिएक्शन होती है आपकी वो केवल और केवल इस OH पर होती है। जितनी भी रिएक्शन होगी सल्फोनिक एसिड पे कहाँ होगी, इस OH पर, ठीक है। और जब OH पे रिएक्शन होती है तो क्या प्रोसीजर चलेगा, यहाँ पर यहाँ से OH रिमूव हो जाएगा और क्या बचेगा, SO2 बचेगा। बस इतना प्रोसेस आप समझ लो, उसके बाद तो बाकी सब हो जाता है। सॉल्ट फॉर्मेशन में केवल इतना है, सॉल्ट फॉर्मेशन में केवल H हमारा होगा क्योंकि एसिड से H निकलता है। आप देखिए सॉल्ट फॉर्मेशन में क्या है कि यहाँ से आपका जो H था वो पहुँच गया Na की जगह, और ये जो Na था वो पहुँच गया आपका H की जगह, ठीक। तो ये आपका देखिए CCH5SO3 पे माइनस H निकलेगा तो प्लस होके निकलेगा, तो यहाँ से ये निकल गया और Na पॉजिटिव, ये सॉल्ट बन गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजो सल्फोनिक एसिड ये बना, ठीक है। अब बाकी जितनी भी रिएक्शन पढ़ेंगे वो सारी रिएक्शन कहाँ होंगी, इसी OH पे होंगी। OH को रिमूव करेंगे यहाँ से, ठीक है, और SO2 आपका बचा रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए PCl5 के साथ रिएक्शन हुई। तो PCl5 के साथ जब रिएक्शन हुई तो PCl5 कैसे रिएक्शन करता है। PCl5 का काम होता है, जैसे आप लोग भूल गए होगा, देखो मैं बता दूं PCl5 का फंक्शन क्या होता है। PCl5 का मेन फंक्शन होता है वो OH को रिमूव करता है, और OH को रिमूव करने के बाद में वहाँ पर क्या अटैच कर देगा, Cl, ठीक। तो देखिए ये मैंने आपको बताया इस कंपाउंड के बारे में। तो यहाँ से OH रिमूव होगा और OH की जगह क्या आ जाएगा, Cl। जब OH की जगह Cl अगर आ गया तो क्या बनेगा, SO2Cl। तो देखिए कंपाउंड क्या बना, RSO2Cl। और जब भी PCl5 की रिएक्शन होती है POCl3 और HCl जरूर निकलते हैं, ये को प्रोडक्ट होते हैं, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ना समझ में आई तो बताओ, फिर मैं इसको एक स्ट्रक्चर बना कर एक्सप्लेन करूँ। आप बस इतना याद रखो कि वहाँ से क्या होता है, OH रिमूव होगा आपका, ठीक। जैसे सेकेंड वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, सेकेंड वाले में जैसे मैं लिखूँ R, इस तरीके से डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ लिखा OH, इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ कराई जा रही है तो H लिखा और अमोनिया को ऐसे लिख दो HNH2, ठीक। NH3 होता है ऐसे लिख दिया। तो मैंने आपको बताया क्या रिमूव होगा, H। तो जब H रिमूव होगा यहाँ से और यहाँ से OH, वाटर रिमूव हो गया। अब ये NH2 जुड़ जाएगा SO2 के साथ। जब NH2 जुड़ जाएगा SO2 के साथ में तो प्रोडक्ट आपका क्या बना, RSO2 NH2, इसको बोलेंगे सल्फामाइड, सल्फोनामाइड, ठीक है। तो जो भी रिएक्शन हमारी प्रोसीड होनी है वो इस हाइड्रोक्सी ग्रुप पे होगी, जो भी इसका सल्फोनिक एसिड में
OH ग्रुप अटैच्ड है उसी पर। तो दोनों ही प्रोसेस में हम लोगों ने वही किया, OH को रिमूव किया। ठीक है, तो एक बार आप फिर से देख लो इसको, यहाँ पर क्या था, OH रिमूव हुआ, OH की जगह क्या आ गया, Cl, तो ये बना SO2Cl। और यहाँ पर OH रिमूव हो गया और यहाँ पर H इससे निकला तो ये NH2 बचा था आपका, तो SO2 NH2 हो गया, वाटर रिमूव हो गया। यहाँ तो बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम, जल्दी से बोलो फटाक से, अरे कोई भी बोल लो। कौन माइक ऑन करे हैं, गौरव? चला गया गौरव। हमारा चला गया, अच्छा चलो ठीक है। अब देखो इधर आगे नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास में सैकरीन है। ठीक, सैकरीन तो जानते हो गांव में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है और इसको बोलते हैं कि आर्टिफिशियल शुगर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल शुगर बोलते हैं। ठीक है, अब आर्टिफिशियल शुगर जो होती है सैकरीन, नाम तो सुना है वो सब लोगों ने, नहीं सुना? जिसको पता नहीं क्या, और इसी नाम से ही बोलते हैं सैकरीन, सैकरीन क्या बोलते हैं पता नहीं, सैकरीन कहते हैं इसको। अब देखिए होता क्या है, अगर इसका IPC नेम बोले जो, या केमिकल नेम क्या है, तो केमिकल नेम क्या है, ऑर्थो सल्फोबेंजोइक इमाइड, ये नाम होता है इसका। ठीक है, ऑर्थो सल्फोबेंजोइक इमाइड कैसे फॉर्म होता है या कैसे बना हुआ है, अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले एक बार मैं स्ट्रक्चर आपको फिर से बना के दिखा दूँ। इस तरीके से स्ट्रक्चर है कि आपकी एक बेंजीन रिंग है। ठीक, बेंजीन रिंग से आपका C डबल बॉन्ड O अटैच्ड है, नीचे आपकी सल्फर है, यहाँ पर आपका NH है। ठीक, और सल्फर के साथ में 2 ऑक्सीजन अटैच्ड है ऐसे। ठीक है, ये जो NH ग्रुप कहीं पर भी ऐड होता है, ठीक है, जो ये NH ग्रुप है आपका, NH ग्रुप ऐड जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं इमाइड। ये ग्रुप हमारा कहलाता है इमाइड। जो इमाइड वर्ड यूज़ किया गया इस NH की वजह से यूज़ किया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी मैकेनिज्म क्या है या इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होती है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसको हम लोग फॉर्म करते हैं किसके थ्रू, टोलुइन के थ्रू फॉर्म करते हैं। अच्छा, मेसेटिलीन का कोई फॉर्मूला बताएगा मेरे को कि मेसेटिलीन होती क्या है? एनीवन? मेसेटिलीन। ज़ाइलीन का बताओ। अच्छा, सब ये टोलुइन के सब भाई बहन हैं। चलो मैं डिस्कस कर देता हूँ। जैसे बेंजीन रिंग हमारे पास में है, बेंजीन रिंग पर अगर CH3 अटैच्ड होता है तो इसका नाम होता है टोलुइन। ठीक, ज़ाइलीन की बात करें तो ज़ाइलीन में क्या होता है, 2 CH3 लगे होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ज़ाइलीन। ठीक, और टोलुइन मेसिटिलीन की बात करें तो मेसिटिलीन में इस तरीके से आप बनाओ, CH3, एक CH3 आपका इधर होता है और एक CH3 इधर लगा होगा, मतलब 3 CH3 लगे होते हैं और 3 CH3 लगे होने की वजह से इसका नाम पड़ा है मेसिटिलीन। ठीक है, तो 2 CH3 ज़ाइलीन, 3 CH3 मेसिटिलीन और एक CH3 तो टोलुइन। तो ये सब यही है हमारे। चलिए आगे देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग इसकी सैकरीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे की गई है। 1 मिनट में सारा इरेज कर दूँ। अब तो नहीं यूज़ होता है, नहीं पहले के टाइम पे जब शादियां होती थी गांव में, तो गांव में शादियों में अब तो कोल्ड ड्रिंक चलने लगी ज़्यादा, नहीं तो फर्स्ट पहले के टाइम पे तो क्या होता था कि वो रुआवज़ा या रसना ये घोल के पिलाया जाता था, जो भी मतलब जो लड़के पक्ष वाले आते थे, जो बाराती आते थे उनको। तो अब इतनी चीनी कहाँ से लाए, या शुगर बहुत महंगी थी, तो क्या करते थे, ये सैकरीन जो होती है वो 10 टाइम स्वीटर होती है नेचुरल शुगर से, यानी 10 गुना मीठी होती है नेचुरल शुगर से हमारी। तो क्या होता है, इसी का यूज़ वहाँ पर किया जाता था कि और भी बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया। जैसे आप ये मान लो
कि जो जितने भी आपके ये रसना वगैरह आते हैं नहीं, उसमें देखा होगा कि आपको शुगर डालनी नहीं पड़ जाती, उसमें सैकरीन पहले से पड़ी होती है, वो स्वीट करने के लिए काम होती है। और लेकिन ये नुकसानदायक भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जो शुगर पेशेंट्स होते हैं इसके थ्रू बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक, कैसे इसको हम लोग फॉर्म करेंगे। तो पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले इसकी रिएक्शन हम लोग टॉलुइन के साथ कराते हैं। तो टॉलुइन ले लिया आप लोगों ने, यहाँ ऊपर आप लगा दें CH3। ठीक, इसकी रिएक्शन क्लोरोसल्फोनिक एसिड के साथ कराते हैं। तो क्लोरोसल्फोनिक एसिड मतलब Cl SO3H के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे। तो जो टॉलुइन होती है वो ऑर्थो पैरा होती है। यहाँ जो है आप यहाँ से एक H को निकाल लें, तो यहाँ से H निकालेंगे तो आपका HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और जब HCl रिमूव हो गया तो क्या इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा हमारे पास में, SO3H। तो बेंजीन रिंग आपने ले ली, ऊपर आपका रखा हुआ है CH3 और यहाँ आपका अटैच हो गया क्या, SO3H। ठीक, ये जो हम लोगों ने यहाँ लिखा हुआ है इसको एक दूसरे तरीके से अगर लिखना चाहें, ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ, ऑर्थो पोजीशन में लिखूंगा। देखिए, इसको एक तरीके से और लिखा जाता है वही चीज़। मैंने CH3 को यहाँ लगा दिया और ग्रुप के बगल वाली जो पोजीशन होती है वही पोजीशन हमारी ऑर्थो कहलाती है, SO3H। तो ऑर्थो पोजीशन पे ही लगा हुआ है। अब अगर इसकी रिएक्शन हम लोग करा दें, ठीक है, इसकी रिएक्शन हम लोग अगर अमोनिया से करा दें, NH3 के साथ अगर इसकी रिएक्शन करा दें, तो देखिए NH3 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो अभी मैंने बताया कि जो भी रिएक्शन होनी है वो इसके OH पर होती है। इसकी कहाँ होगी, OH पे। तो इसका SO3 का OH और अमोनिया का H दोनों मिलकर क्या निकाल देंगे, यहाँ से H2O आपका रिमूव हो जाएगा। और जब H2O रिमूव हुआ तो NH3 से एक H निकल गया, बचा क्या, NH2, और वो NH2 ग्रुप यहाँ पर जाकर अटैच्ड हो जाएगा। जब NH2 ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड हो जाएगा जाके SO3H के पास में, तो क्या कंपाउंड बनेगा आपका, देखिए अभी मैं नीचे कर दूंगा। ऊपर CH3 था, ठीक, और यहाँ पर क्या होगा, SO2 बचा था और SO2 से क्या जुड़ जाएगा आपका, NH2, सल्फोनामाइड बन गया। ठीक, इसके बाद में यहाँ तक बनने के बाद अब इसका हम लोग कराते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो देखिए इसका ऑक्सीडेशन कराइए। जब ऑक्सीडेशन आप इसके कराएंगे, ऑक्सीडेशन K-4 के प्रेजेंस में कराते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये जो CH3 हम लोगों ने ले रखी है, CH3 एल्केन के ऑक्सीडेशन से डायरेक्ट क्या बना देगा, एसिड। तो अगले स्टेप में क्या होगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप में आपने रिंग बनाई। रिंग बनाने के बाद में जो CH3 था वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, आपका ऑक्सीडेशन हो गया। नीचे जो था आपका वही रहेगा क्या, SO2। एक काम बस करेंगे, NH2 था, NH को ऐसे कर लेते हैं और एक H को ऊपर कर लिया ऐसे। ठीक, अब क्या करेंगे, इसी कंपाउंड को हम लोग हीट कर दें। तो जब आप इसको हीट करोगे तो हीट करने के बाद में क्या होगा, यहाँ से आपका H और यहाँ से आपका OH, H2O यहाँ से निकल गया। और जब H2O यहाँ से आपने रिमूव कर दिया तो बचा क्या क्या, देखो आपकी रिंग बची। रिंग के बाद में देखो ऊपर OH निकल गया तो केवल CO बचा। ठीक, नीचे आपका SO2 था तो SO2 को आप ऐसे लिख दो, इस तरीके से डबल बॉन्ड लगा के। अब NH बीच में बचा था, NH को आपने ऐसे लिख दिया, तो ये हमारी बन गई सैकरीन। ठीक है, तो ये प्रोसेस था सैकरीन का, एक एक स्टेप इसके जो भी मैंने यहाँ करके दिखाया आप यहाँ देखो। चलो, सबसे पहले रिएक्शन किससे कराएगी, देखिए सबसे पहले रिएक्शन कराएगी क्लोरीन और SO3H यानी क्लोरोसल्फोनिक एसिड से रिएक्शन कराएगी। यहाँ से आप निकाल लीजिए H, इस जगह से अगर आपको ना समझ में आए तो यहाँ से आप H निकाल लिए, तो यहाँ से H और ये Cl आपका, यहाँ से HCl रिमूव हो जाएगा। और जब HCl रिमूव हो गया तो यहाँ इस पोजीशन पर SO2Cl से कराएगी। ओ गलत हो गया, देखिए मैंने उल्टा बोल दिया, इसको हटाओ तब क्लियर दिखाई देगा। यहाँ पर अभी मैंने आपको हाँ ये चीज़ देखो दिखाई थी
कि जो भी रिएक्शन होनी वो कहाँ होगी आपकी, इस OH पर होगी। ठीक है, OH पे ही करानी लोगों को। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, यहाँ से आप H निकाल लो, ठीक, और SO3H से आपको OH निकालना, तो H और OH आप इससे निकालोगे तो यहाँ पर आपका निकलेगा H2O, वाटर यहाँ से आपका रिमूव हो जाएगा। जब वाटर निकल गया यहाँ से तो SO2Cl बचा, तो वो ऑर्थो पोजीशन पे भी लग सकता है और पैरा पर मैंने बताया था जो टॉलुइन होती है ऑर्थो पैरा दोनों होती है। इसके बाद आपने रिएक्शन करी अमोनिया के साथ, तो अमोनिया के साथ यहाँ से आपका एक H अमोनिया का और यहाँ Cl HCl रिमूव हो जाएगा। अब बचा क्या यहाँ पर NH2 बचा, और ये NH2 SO2 के साथ अटैच होगा तो SO2 NH2 बचा। फिर सेम वही प्रोसेस, यहाँ से प्रोसेस वही था कि KMnO4 ने ऑक्सीडेशन किया एल्कीन का तो किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में। अब क्या था, यहाँ से H और यहाँ से क्या आपका OH दोनों कन्वर्ट हो गए वाटर में, हीट कर दिया और ये हमारे पास में सैकरीन फॉर्म हो गई। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट में आप इसको देख लो जरा, फिर उसके बाद में यहाँ से इसको चलो फटाक से इसको देखो और बताओ मेरे को कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो वो स्टेप में फिर से एक्सप्लेन कर दो। चलो ये चीज़ मैंने लिख दी। चलो अब बताओ फटाक से इसको देख लो, 2 मिनट के लिए टाइम है आपके पास में, फिर आगे मैं बढ़ूँ। आ गया था सोने आ गया, बाकी सब बताओ फटाक से। सर हाँ बोलो। सर जहाँ KMnO4 से रिएक्शन होगी सर वो वाला बता दीजिए सर। वाले स्टेप के लिए देखो जरा क्या होता है। मैंने आप लोगों को एक सीरीज पढ़ाई थी लास्ट ईयर कि अगर आपके पास में एल्केन है, ठीक, एल्केन का अगर आप ऑक्सीडेशन कराते हैं तो बनता है अल्कोहल, याद है कुछ? यस सर, हाँ, याद तो है। Yes, sir. अल्कोहल बनता है। फिर अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन हम लोग कराते तो एल्डिहाइड बनता था, ठीक, और एल्डिहाइड का फिर से अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एसिड बनता था, ठीक। लेकिन ये सब केस माइल्ड ऑक्सीडेशन के लिए होते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन ले लें तो वो डायरेक्ट एल्केन से क्या बना देगा, एसिड। डायरेक्ट एल्केन से एसिड बनाने का काम कौन करता है, एक तो हो गया आपका KMnO4, ठीक, दूसरा आपका होता है K2Cr2O7, K2Cr2O7, ये भी इसका भी सेम वही फंक्शन है जो KMnO4 का फंक्शन है, वही K2Cr2O7 का फंक्शन है। इनका काम क्या होता है, ये आपको एल्केन्स डायरेक्ट एसिड बना देते हैं। तो वही यहाँ हुआ, CH3 आपका एल्किल ग्रुप था, एल्किल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? Yes. हाँ, तो ये सीरीज याद रखो कि क्या सीरीज, Yes, sir. हाँ सीरीज याद रखो, ठीक। तो ये हमारे पास सैकरीन थी, कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास में है, इम्पोर्टेंट है ये भी, क्लोरामीन टी, बहुत पूछा था एग्जाम में, इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स ही पूछे जाते हैं, क्या होते हैं ये टॉपिक्स। चलिए देख लेते हैं क्लोरामीन टी है क्या हमारे पास में। टी जो है, टी का मतलब यहाँ पर है टोसाइल ग्रुप, तो टोसाइल ग्रुप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टी से रिप्रेजेंट किया गया। SO2 जो होता है, SO2 निगेटिव, वो टोसाइल ग्रुप होता है हमारा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे इसको बनाया गया, पहले थ्योरी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है आपकी थ्योरी में यहाँ पर कि क्लोरामीन टी प्रिपेयर्ड फ्रॉम पैराटोलुइन सल्फोनामाइड एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड विथ द एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन, ठीक है। अभी क्या क्या टर्म यहाँ यूज हुए हैं उन सबको देखेंगे। तो पहला क्या यहाँ पर यूज किया है कि पैराटोलुइन सल्फोनामाइड, आप ये देखिए लिखा हुआ है पैराटोलुइन सल्फोनामाइड। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो क्या बनेगा, पैराटोलुइन सल्फोनामाइड का। तो पहले तो क्या करो, आप टोलुइन बना लो, आपने बना ली टोलुइन, अब पैरा पोजीशन ये होती है, और सल्फोनामाइड का मतलब क्या, सल्फोना वर्ड SO2 हो गया, और एमाइड का मतलब NH2। तो इसके थ्रू हम लोगों को क्या बनाना है, इसकी रिएक्शन, अगर हम लोग इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड। अब सोडियम हाइपोक्लोराइड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है NaOCl,
ये होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड। किसके एक्सेस में? सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन के साथ कराते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मेन काम होगा हमारा पैराटोल्यूइन सल्फोनामाइड कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो कैसे प्रिपेयर करेंगे? सेम वही प्रोसेस, पहले टोल्यूइन के साथ रिएक्शन करा देंगे, उसके बाद क्लोरोसल्फोनिक एसिड के साथ रिएक्शन करा देंगे। देखो जरा यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप में क्या कराएगा, देखो इस तरीके से कि यहाँ पर आपके पास H है और SO3H से हम लोग क्या निकालते हैं? OH निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आप OH निकालोगे तो H और OH के थ्रू यहाँ से आपका क्या H2O रिमूव हो गया। जब H2O रिमूव हो गया यहाँ से, तो ये इस बार यहाँ पर क्या बचा? ऊपर से OH निकल गया तो क्या बचा? SO2Cl। आप बस इतना याद रखा करो, मैंने अभी आपको बताया कि जब भी OH रिमूव होगा, OH रिमूव होने के बाद में क्या बचेगा? OH रिमूव होने के बाद में आपके पास SO2, यही तो बचेगा। क्या बचेगा आपका? एक S है आपका और 2 ऑक्सीजन है SO2। यहाँ पर हमारे पास जो भी बचेगा वो बचेगा हमारे पास SO2। अब यहाँ पर जो भी कंपाउंड लगा होगा वो और साथ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर क्लोरीन ऐड किया था तो क्या बना? SO2Cl बचा रहेगा हमारा। तो देखिए यहाँ पर अदर कंपाउंड हमारे पास में Cl था, OH रिमूव हो गया तो SO2 और Cl बचा, यहाँ वाले भी है। ठीक, SO2Cl। अब एमाइड बनाना होता है तो SO2Cl के हम लोग अमोनिया के साथ रिएक्शन करा देते हैं। तो जब अमोनिया को इस तरीके से अगर सब लिख लो, H को ऐसे कर दो और NH2 लिख दो। ठीक, तो एक H आपका निकल जाएगा, किसके साथ निकल जाएगा? Cl के साथ। तो HCl यहाँ से रिमूव हो गया। अब बचा क्या आपका यहाँ पर? यहाँ बचा आपका NH2। NH2 आपका SO2 के साथ ऐड हो जाएगा। तो ऐड होने के बाद में ये जो कंपाउंड बना हुआ है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पैराटोल्यूइन सल्फोना, आगे जगह नहीं, यहाँ लिख देते हैं सल्फोनामाइड, एमाइड पूरा एक ही बात। ठीक है, तो ये हमारे पास में फॉर्म हो गया। अब इसकी रिएक्शन पैराटोल्यूइन सल्फोनामाइड हम लोगों ने फॉर्म कर लिया। फॉर्म करने के बाद इसकी रिएक्शन करानी है हमको सोडियम हाइपोक्लोराइड और किसके एक्सेस में? क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए इसके बाद हम लोगों ने क्लोरीन ले लिया, सोडियम हाइपोक्लोराइड ले लिया और एक्सेस किसका लिया? NaOH का। बस यहीं से आपको समझना, यही स्टेप, बाकी तो बहुत ईजी है। अच्छा देख के बताओ कैसे किया गया ये, चलो बताओ जरा, देख के बताओ, 1 मिनट, प्रोडक्ट देख के बताओ। ये जो बना हुआ है इसी का नाम है क्लोरामिन टी। क्लोरामिन टी समझो और मेरे को बताओ। सर H2O निकला है सर। H2O निकला है और सर उसकी जगह पे सर वहाँ पे Na और H वो आ जाएगा, सर Cl आ जाएगा वहीं पर। ठीक, बिल्कुल सही। ठीक है, देखो क्या हुआ यहाँ पर इस जगह पर कि यहाँ पर NH2 के आप देख सकते हैं कितने H थे, यहाँ पर 2 H थे और दोनों H के बाद में ये दोनों H यहाँ से निकल गए और निकलने के बाद में आपका क्या बचेगा? यहाँ से ऑक्सीजन आपको मिल गया। तो H2O जो था आपका रिमूव होगा। आप यहाँ लिखना चाहेगा H2O तो आपका रिमूव हो गया इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए क्या होगा यहाँ पर कि जैसे 2 क्लोरीन थी आपकी Cl और Cl, तो जब 2 क्लोरीन आती हैं तो आप बॉन्ड ब्रेक करो, यहाँ पर इसके प्रेजेंस में ब्रेक होगा तो एक क्लोरीन नेगेटिव होगी, एक क्लोरीन कैसी होगी? पॉजिटिव। ठीक, जब इसे नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन से दोनों H निकल गए होंगे, तो जब दोनों H निकले होंगे तो इसके पास में क्या होगा? 2 माइनस चार्ज आ गए होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन कैसा था? ऐसा पॉजिटिव निकलेगा। तो एक से आपका जुड़ जाएगा क्या? Cl, और दूसरे से आपका जुड़ जाएगा क्या? Na पॉजिटिव। तो N से आप देखिए 2 चीज़ अटैच होगी, नाइट्रोजन के साथ में आपका एक Cl अटैच हो गया और Na पॉजिटिव। तो सॉल्ट बनाना होता है इसलिए Na का पॉजिटिव, अगर आप ये माइनस यहाँ से भी हटा दें और यहाँ से प्लस भी हटा दें तो ये कंपाउंड दोनों चार्ज आपको एक साथ हटाने पड़ेंगे। अगर सॉल्ट फॉर्म में लिखोगे तो N पे निगेटिव रखना पड़ेगा, इस पे माइनस। आप इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो मैं एक और तरीका बताता हूँ, अगर आप लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, क्लोरामिन टी को स्ट्रक्चर बनाया, ऊपर रिंग CH3 लिखा और CH3 लिखने के बाद में नीचे कंपाउंड जब लिखेंगे तो इस तरीके लिख सकते हैं SO2
NCl Na, कोई भी चार्ज ना लगाओ आप, ठीक। अगर आपने N पे चार्ज लगाया माइनस, तो आपको सोडियम पे भी प्लस चार्ज लगाना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से लिखना हो तो इस तरीके से लिख सकते हो, और इस मेथड से लिखना हो तो इस मेथड से भी लिख सकते हो। तो बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? देख लो एक बार। देखो यहाँ पर इस चैप्टर में अब जो स्ट्रक्चर्स आएंगे, हाँ बोलो। तो जैसे कि इसमें लिखा है एसिड SO2 NCl Na, हाँ, सर तो Na बीच में नहीं कर सकते, Cl साइड पे सर? मेटल हमेशा साइड में लिखी जाती है सॉल्ट के केस में, ठीक है। जब भी सॉल्ट लिखते हैं तो मेटल को हमेशा साइड में लिखा जाता है, या तो पहले लिखो या तो बाद में लिखो, ठीक है, इस तरीके से। जी हाँ, सर। तो ये हमारे पास में जो था क्लोरामीन टी था। देखो एग्जाम में जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसी फॉर्म में पूछे जाएंगे। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं कि गिव द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरामीन टी, तो क्लोरामीन टी की प्रिपरेशन आप लिखनी पड़ेगी, तो प्रिपरेशन आती है आपकी, ठीक। नेक्स्ट देखिए इसके बाद में क्या है, नेक्स्ट हमारे पास में और कोई बचा हुए दो हैं। अब इसके बाद में ये सब हमारी मेडिसिन, जो दवा आती, मेडिसिन, ड्रग्स जितने होते हैं, ड्रग्स के फॉर्मूले हैं सारे। ये जो सल्फर यूज होता है एज अ ड्रग यूज करते हैं, तो ये सारे किसी न किसी मेडिसिन के फॉर्मूले। अभी आगे क्वेश्चन अगर आएगा तो यूजेस का मैं बता दूंगा क्या होता है। सल्फा ग्वेनेडीन, ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है। क्या? एसिड एनालाइड रिएक्ट विथ क्लोरोसल्फोनिक एसिड एंड फॉर पैरा एसिटामाइड बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। This product react with guanidine and form a intermediate which give sulfa guanidine after hydrolysis। और वो क्या देगा? सल्फा guanidine देगा हाइड्रोलिसिस। सारे प्रोसेस जैसे थे वैसे ही रहेंगे। कहाँ से स्टार्ट करना है? तो ये जो फर्स्ट कंपाउंड आप देख रहे हो, इसी फर्स्ट कंपाउंड का नाम जो है वो है ACE। ज़्यादा साइड में पहुंच जाता है। चलो अच्छा ऐसे देख लो, इधर मैं इसको इरेज कर दूं। ये देखो, ये पहला कंपाउंड नाम ये लिखा हुआ है, ये फर्स्ट वाला पॉइंट लिखा है एसिड एनालाइड लिखा हुआ है, तो ये जो है हमारे पास में ये एसिड एनालाइड ही है फर्स्ट वाला, ठीक। तो एसिड एनालाइड की रिएक्शन किसके साथ करानी है लोगों को? क्लोरोसल्फोनिक एसिड। तो ये देखिए आपका क्लोरोसल्फोनिक एसिड रखा हुआ है। तो जब क्लोरोसल्फोनिक एसिड के साथ रिएक्शन है तो सेम वही प्रोसेस, SO3H से आपका क्या निकलेगा? OH, और यहाँ से आप निकालेंगे H, तो यहाँ जो हमारा को प्रोडक्ट निकल जाएगा वो निकल जाएगा आपका H2O। तो H2O जब आपका यहाँ से रिमूव हो गया तो नीचे क्या बन जाएगा? मैंने बताया था SO2 बचता है, और साथ में जो एक्स्ट्रा मिलेगा तो वो SO2Cl बन गया। हर एक रिएक्शन में यही प्रोसीजर हो रहा है, ठीक। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएगी? ये जो बीच में कंपाउंड लिया गया है, इस कंपाउंड को बोलते हैं ग्वेनेडीन। ये कंपाउंड हमारा क्या है? ग्वेनेडीन है, ठीक। तो ग्वेनेडीन के साथ जब रिएक्शन कराएंगे इसकी, तो देखिए क्या होगा कि यहाँ से आपको जो NH2 दिखाई दे रहा है, NH2 का एक H, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा? Cl। तो HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो जब HCl रिमूव हो गया तो यहाँ आपके दो पार्ट्स बचे। यहाँ पर क्या क्या बचा? एक तो आपको बचा SO2, और यहाँ से जब निकल गया H, तो जब H निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा? आपका NH बचेगा, ठीक। तो ये NH जो है वो SO2 के साथ ऐड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अगले स्टेप में कि SO2 के साथ आपको क्या ऐड होता दिखाई दिया? NH। और NH के साथ पूरा कंपाउंड जैसा था वैसा ही रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक। इसके बाद क्या करानी थी? जब वो ऐड हो गया, ऐड होने के बाद में इसकी हम लोग करानी थी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस किसके साथ होती है? वाटर के साथ होती है। तो जब वाटर के साथ आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये प्रोसीजर आएगा। यहाँ से देखिए, आप इसको यहाँ से ऐसे ब्रेक कर देंगे, ब्रेक होगा। ब्रेक करने के बाद में आप इसको देंगे वाटर का H, और इसको आप देंगे वाटर का इस तरफ OH। जब OH इसको देंगे तो क्या बनेगा? CH3COOH। एसिटिक एसिड आपका अलग हो गया और ये बन जाएगा NH2। तो जब ये NH2 बन गया तो नीचे देखिए यहाँ पर ये NH2 ऊपर फॉर्म हो गया, और साथ में आपका एसिटिक एसिड यहाँ से रिमूव हो गया, और जो कंपाउंड हमारा बना है उस कंपाउंड का नाम है सल्फा ग्वेनेडीन। तो 2 मिनट का टाइम आपके पास में, फटाक से रिएक्शन देख डालो, ठीक है, जल्दी से। कोई डाउट हो तो बोलो मेरे को। चलो
और दिक्कत हुआ करे तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो बाद में समझने के लिए कि क्या मैंने एक्सप्लेन किया था, क्योंकि जब आप नोट्स बनाओगे तो वो चीज़ें फिर रिकॉल होने लगेंगी कि क्या मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया था। ठीक है, देख लो एक कंपाउंड और बचा है हम लोगों का। नई शिक्षा नीति आई, ये पता चला किसी को? कितनी बढ़िया आई है इसकी बार। यस। क्लास 1 से लेकर 5th तक सभी स्टूडेंट्स को सारे सब्जेक्ट हिंदी में पढ़ाए जाएंगे, और 5th के बाद फिर इंग्लिश मीडियम हाँ सारे, कोई भी हो, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम कोई भी हो। हाँ, क्लास 5th तक सारे सब्जेक्ट हिंदी में पढ़ाए जाएंगे, क्लास 6 के बाद में इंग्लिश से चालू होगा। मदर टंग है आखिर अपनी हिंदी, सब उसको बोलते चले जा रहे हैं, तो इसलिए ये प्रोसीजर लाया गया। और एक चीज़ और लाई गई है, अब आप लोग तो ग्रेजुएट होने वाले हो, जो अब ग्रेजुएशन में आएंगे उनके लिए है कि जो रिसर्च फील्ड में जाना चाहता है उसके लिए जो बीएससी होगी वो 4 ईयर की होगी। अगर उसका रिसर्च वर्क अच्छा है तो 4 ईयर के बाद उसको पीएचडी करने का मौका मिलेगा। अच्छा, मतलब बिना एमएससी के बिना सर? एमएससी के। ओ, अच्छा, हम लोग को तो वो 2 साल की करनी पड़ेगी अगर करना है तो पीएचडी। करनी है एमएससी। अब नेक्स्ट सेशन से जो स्टार्ट होगा ये, इससे क्या है कि बहुत सही डिसीजन लिया गया है कि प्रोसीजर जो है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ये जो अभी तक क्या था कि सेल्फ फाइनेंस कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में जो डिफरेंस आ रहा था कि जैसे सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है तो नकल जैसे हो गई, और गवर्नमेंट कॉलेज, दोनों में स्ट्रगल बहुत करना पड़ता था बच्चों की। मतलब वो जो हैं वो कोचिंग भी कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं, तब भी उनके मार्क्स उतने नहीं आ पा रहे हैं। और वहाँ स्टूडेंट्स कॉलेज भी नहीं जा रहे हैं, कोचिंग भी नहीं जा रहे हैं, ठीक है, और उनके पास फिर भी उनको जो मार्क्स हैं गवर्नमेंट बच्चों से ज़्यादा उनको मिल रहे हैं। तो इसी वजह से क्या होगा, कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए कि जो रेगुलरिटी बनाए रखे हुए हैं उनके परसेंटेज में उनके परसेंटेज। अब जो रेगुलर बच्चा होगा वो प्रिफर करेगा रिसर्च को, तो जब रिसर्च के तो यही डिफरेंस हो जाएगा दोनों के बीच में। तो जिनको केवल ग्रेजुएशन चाहिए, कि उनको बस केवल ग्रेजुएशन चाहिए, पास होना चाहते हैं, तो वो अपना 3 ईयर वाला कोर्स करें। जो ग्रेजुएशन के बाद कुछ काम करना चाहते हैं, रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, तो वो अपना रिसर्च वाला काम करें। तो ये अच्छा रहेगा इसके लिए। तो थोड़ा बहुत तो अच्छा सर, जैसे कि बोलो जिनको नहीं भी जाना है रिसर्च, तब भी से मतलब बीएससी 4 साल की ही होगी, सारे ग्रेजुएशन 4 साल के नहीं, रिसर्च वाला अलग है, वो प्रोसीजर अलग चलेगा, मतलब बाकी 3 साल की रहेगी। मतलब कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना ही होता है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए तो उनको वो वाला कोर्स दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। ये तो आई होप समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब नेक्स्ट जो हमारे पास में है वो सीबाजोल है। नाम बहुत अच्छे अच्छे हैं, ऐसे तो मेडिसिन के नाम होते कि नहीं होते हैं। सीबाजोल, और इसी को बोलते हैं सल्फाथायाजोल। ठीक, सेम वही प्रोसेस जो अभी तक करते चले हैं वही प्रोसेस होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। बस स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं, स्ट्रक्चर थोड़े से बड़े बड़े हैं। इस बार हम लोगों ने क्या लिया, इस बार लिया है कि बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड ऑफ सल्फोनिल क्लोराइड react with 2-aminothiophene and form intermediate which gives Cibazole by hydrolysis। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास में सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनिल क्लोराइड है। तो वही सेम प्रोसेस, आप यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से आपका निकलेगा H, NH2 से H, और यहाँ से आपका निकल जाएगा Cl। तो यहाँ से आपने क्या रिमूव कर दिया, HCl। जब HCl रिमूव हो गया तो यहाँ आपका बचा होगा NH, और ये SO2, तो SO2 इस NH को ऐड कर लेगा। तो देखिए SO2 के साथ में क्या ऐड हो गया, NH, और NH से आपका ये कंपाउंड जुड़ा हुआ था, बड़ा सा कंपाउंड, वो कंपाउंड जैसे का ऐसे ही लगा हुआ। ठीक, इसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस करा दी। तो हाइड्रोलिसिस जैसे मैंने बताया तो वैसे ही हाइड्रोलिसिस होगी। इसको ब्रेक कर दूंगा बीच से, और ब्रेक करने के बाद में इसको आपने दे दिया OH इस तरफ, और इस तरफ आप देंगे H, तो ऊपर हो जाएगा NH2। देखिए NH2 हो गया, और आपका एसिटिक एसिड यहाँ से रिमूव हो गया। जो हमारा फॉर्म हुआ उसको बोलेंगे सीबाजोल। फिर से आप 2 मिनट का टाइम ले लो, आराम से देख लो। सेम वही प्रोसेस है, बस स्ट्रक्चर बड़ा है, लेकिन जो मेथड और प्रोसीजर जो है वो तो सेम है। HCl रिमूव करना है, उसके बाद में NH बचेगा, NH को ऐड कर दिया, उसके साथ जो भी कंपाउंड था वो भी ऐड हो जाएगा। देन हाइड्रोलिसिस, उसके बाद सॉल्व बन गया, सीबाजोल बन गया।
2 मिनट का टाइम देख लो। मंडे तो ऑफ रहेगी क्लास, रक्षाबंधन है, ठीक, वेडनेसडे की होगी क्लास। और अगर कल क्लास रखूँगा तो इवनिंग में मैं मैसेज कर दूंगा ग्रुप पर कि कल क्लास होगी।